हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी को। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे ही, साथ ही साथ बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग रिपीट नहीं करते, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग आज आज के सेशन में बच्चों आप लोग ज़्यादा जवाब देंगे, है ना? क्योंकि मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आप लोग उसके बाद फटाफट जवाब दोगे, मेरा वेट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? और मैं आज आप लोग का वेट करूँगी और जब आप दे दोगे आंसर उसके बाद मैं उसको करेक्ट करूँगी। क्लियर है? चलिए तो बच्चों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। चलिए, ये क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुकी, इसलिए आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। देवासुर, देव आसुर का मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे देख लो, देव और असुर, देव और असुर। क्लियर है? आप लोग इसको जरा अलग करो, है ना? संधि विच्छेद इसका करो तो लिखाएगा देव और असुर, है कि नहीं? देव का मतलब हुआ देवता और असुर का मतलब हुआ दानव। क्लियर है? ये द्वंद्व समास है बच्चों, इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है ना? और एक पद दूसरे पद का क्या है? प्रतिद्वंदात्मक है, द्वंद्वात्मक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ओहो, ये तो बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। चलिए बताइए, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी सलेस अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों, ये सब क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए आपको, आप लोग सभी को ये सब क्वेश्चन आने चाहिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, मैं आप लोग का वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार इसलिए है बच्चों कि उसके इसमें चा चा वर्णों की जो है आवृत्ति हो रही है ना। चा, जैसे देखो, चंदू में चा, चाचा में चा, चांदी में चा, चम्मच में चा, चटनी में चा, चटाई चा, है ना। हर एक अक्षर, हर एक शब्द जो है बच्चों एक के बाद एक ही वर्ण से शुरू हो रहा है ना, सेम वर्ण से। तो जब इस तरह से होता है बच्चों तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्लियर है ना? अनुप्रास अलंकार मतलब कि जिसमें एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। क्लियर है बच्चों? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब भी इस तरह का कोई आए कि एक से अधिक, एक ही वर्ण जो है एक से अधिक बार दो तीन शब्दों में आ जाए बच्चों, है ना, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, जागृति का विलोम शब्द बताइए। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, है ना। तो आप लोग मेरा वेट मत करो कि मैम बताएगी, आप लोग फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जागृति, जागा हुआ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सुसुप्ति, ऑप्शन बी तम, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी ग्लानि। चलिए बताइए इसका जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुषुप्ति, है ना। जागृति का अर्थ होता है बच्चों जागा हुआ, जबकि सुषुप्ति का अर्थ होता है बच्चों सोया हुआ, है ना। तम का मतलब क्या होता है बच्चों? तम, बच्चों तम का अर्थ होता है, तम का विलोम होगा प्रकाश। तम मतलब अंधेरा होता है और प्रकाश मतलब उजाला, है ना। जंगम, जंगम का होगा बच्चों अस्थावर, है ना, जंगम का अस्थावर। क्लियर है? ग्लानि, ग्लानि का क्या होगा बच्चों? ग्लानि प्रसन्न होगा।
चलिए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इस वाक्य में किस तरह का दोष है ना? ये सेंटेंस में बच्चों किस तरह का दोष है? ये प्रश्न भी मैं करवा चुकी हूँ पिछले क्लास में। ऑप्शन ए बच्चों मात्रा विषयक दोष, ऑप्शन बी लिंग संबंधी दोष, ऑप्शन सी पक्ष दोष, ऑप्शन डी पुनरुक्ति दोष। चलिए बताइए, मात्रा विषयक दोष का मतलब बच्चों ये मात्रा से संबंधित होगा, है ना? लिंग में होगा, लिंग से संबंधित। पक्ष दोष में होगा कि किस तरह किसके पक्ष में क्या कहा जा रहा है ना? और पुनरुक्ति का मतलब होता है बच्चों एक ही उक्ति को बार बार दोहराना ही पुनरुक्ति होता है ना? तो चलिए बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से ही किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, इसमें किस तरह का दोष है? बच्चों मैं ये प्रश्न पिछले क्लास में करवा चुकी हूँ। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुनरुक्ति, है ना? इसमें क्या हो रहा है बच्चों? पुनरुक्ति हो रहा है। क्लियर है? इसमें पुनरुक्ति हो रहा है। देखिए, इसमें एक ही बात को बार बार लाया जा रहा है ना? प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसमें किस तरह का दोष है बच्चों? पुनरुक्ति दोष है। क्लियर है? चलिए, हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्यासा। प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए प्यासा, ऑप्शन बी पिपासा, ऑप्शन सी प्यासा और ऑप्शन डी प्यास। बताइए, प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा? एक्चुअली बच्चों यहाँ पे प्यासा गलत लिख रखा है, प्यासा ऐसे होगा, है ना? प्यासा। अब इसका तत्सम रूप बताइए। ये तद्भव है, इसका तत्सम कौन होगा बच्चों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बताइए जल्दी से बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिपाशा, है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पिपाशा। पिपाशा का अर्थ क्या होता है? प्यासा, है ना? पिपासा जो है बच्चों संस्कृत का शब्द है ना? ज्ञान पिपासा, ज्ञान का प्यासा है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, सेना का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें सेना का पर्यायवाची कहीं दिया ही नहीं है, कोई नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सैनिक सेना का पर्यायवाची है, तो नहीं, सैनिक सेना का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, है ना? सैनिक जो है एक सिंगल को कहते हैं, जबकि सेना किसको कहते हैं? एक भीड़ को कहते हैं, है ना? सैनिक यहाँ पे बच्चों कॉमन नाउन मतलब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन सेना जो है बच्चों यहाँ पे वो समूहवाचक संज्ञा हो जाता है ना? देखिए, ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी अरि, ऑप्शन सी अनिक और ऑप्शन डी है बच्चों अतनु। तो बताइए सेना का पर्यायवाची क्या होगा? हम लोग जरा सा इस प्रश्न को ध्यान देंगे। यहाँ पे सेना का पर्यायवाची शब्द है, इसमें सेना का पर्यायवाची शब्द कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मैं सैनिक का सबसे पहले बता देती हूँ। सैनिक का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? तो सैनिक का पर्यायवाची होता है सिपाही, है ना? दूसरा फौजी। क्लियर है बच्चों? फौजी, संतरी, है ना? प्रहरी, ये किसका होता है बच्चों? सैनिक का होता है। क्लियर है? अरि, अरि किसका पर्यायवाची है बच्चों? शत्रु, शत्रु, है ना? दुश्मन, प्रतिद्वंदी, इसका पर्यायवाची होता है। अनिक, अनिक किसका है बच्चों? अनिक का मतलब होता है तट, किनारा। अतनु, अतनु किसका पर्यायवाची है बच्चों? तो अतनु जो है कामदेव का है ना? कामदेव, रतिपति, यही सब। क्लियर है? अब बताओ कि यहाँ पे सेना का पर्यायवाची क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो चलो कोई नहीं, हम लोग एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, उसके एवज में हम लोग चार चार क्वेश्चन और सीख लिए, है ना? तो सैनिक का पर्यायवाची सिपाही, फौजी, संतरी, प्रहरी, ये सब होता है। अरि मतलब शत्रु, दुश्मन, है ना? अनिक का मतलब तट, किनारा, अतनु मतलब कामदेव, रतिपति, रतिनाथ, है ना?
क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? ओके। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्वाहन का सही अर्थ है। पूर्वाहन है ना, पूर्वाहन को क्या बोलते हैं? एएम बोलते हैं बच्चों, एंटी मेरिडियन है ना, एम। पूर्वाहन का सही अर्थ क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए दोपहर का समय, ऑप्शन बी दोपहर के बाद का समय, ऑप्शन सी प्रातःकाल का समय, ऑप्शन डी दोपहर के पहले का समय। क्या होगा? दोपहर का मतलब होता है बच्चों 12 बजे, है ना, दिन के 12 बजे, है ना, 12 PM। दोपहर का मतलब होता है बच्चों 12 PM। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग सेंस लगाइए और फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, है ना बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, दोपहर के पहले का समय। दोपहर यानी कि 12 PM के पहले का समय, है ना, 11:59 तक AM, यानी कि पूर्वाहन होता है बच्चों। 11:59 तक क्या होता है? पूर्वाहन होता है ना। मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे के 1 मिनट पहले तक, यानी 11:59 तक बच्चों AM होता है। आप लोग लिख लो इस चीज़ को, मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्वाहन होता है। पूर्वाहन को क्या बोलते हैं? AM, एंटी मेरिडियन। क्लियर है? और अब बात आती है PM को, PM की, है ना। चलिए PM के बारे में भी बता देती हूँ मैं। PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, है ना, और हिंदी में उसको बोलते हैं बच्चों अपराह्न। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अपराह्न, है ना, और अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो बच्चों ये जो समय होता है, ये जो टाइमिंग होता है अपराह्न का, ये होता है 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात्रि तक। क्लियर है? 12 बजे दोपहर से, है ना, एकदम 12:00 से ले करके रात के 11:59 तक का ये टाइमिंग होता है बच्चों आपका PM, है ना। PM मतलब अपराह्न और AM मतलब पूर्वाह्न। क्लियर है बच्चों? एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, है ना। आप लोग का अभी टाइम क्या है? पोस्ट मेरिडियन में है या एंटी मेरिडियन है? बताइए। अभी तो भाई शाम है, तो ये पोस्ट मेरिडियन में है ना, अपराह्न में है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अनुमोदन सूचक अवयव का उदाहरण है। अनुमोदन सूचक अवयव का उदाहरण है ना। ऑप्शन ए अभिमुख, ऑप्शन बी ठीक, ऑप्शन सी जी नहीं, ऑप्शन डी अरे। चलिए बताइए, अनुमोदन सूचक शब्द, पहले मैं इसका डिफिनीशन बता देती हूँ कि अनुमोदन सूचक शब्द कहते किसे, है ना। ऐसे शब्द जिसमें अनुरोध का भाव आता है ना, ऐसे शब्द जिसमें अनुरोध का भाव आता है। समझ में आ रहा है? अनुरोध का भाव आता है और जो अगला बोल रहा है ना, उसमें आप क्या कर रहे हो? हाँ में हाँ सर मिला रहे हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुमोदन सूचक अवयव बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अनुमोदन बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिसमें अनुरोध का भाव आता है ना। और हाँ में आप जब भी सर हिलाते हो, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको में हाँ, है ना। इसलिए बोलता है कि आपने ये काम किया, हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा है कि नहीं। तो ये सारे शब्द जो हैं बच्चों अनुमोदन सूचक अवयव के उदाहरण है। तो चलो अब बताओ, अब मैं तो इसका डिफिनीशन भी बता दी, अब बताओ इसमें कौन होगा जो अनुमोदन सूचक शब्द का होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, है ना। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑप्शन जो भी है, अभिमुख ये तो नहीं हो सकता, है ना, जी नहीं ये भी नहीं हो सकता, अरे भी नहीं हो सकता, ये तो संबोधन सूचक शब्द है। जी नहीं भी नहीं हो सकता, है ना, अभिमुख भी नहीं हो सकता, ठीक, है ना। जब कोई कह रहा है कि कल कल तुम आओगे, ठीक, है ना, हाँ, मतलब उसके बाद में हाँ मिला दिया, है कि नहीं। जो वो आपसे अनुरोध कर रहा है वो आपने उसको उसी के शब्द में जवाब दे दिया जो वो मांग रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अनुमोदन, है ना, अनुमोदन करना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, है ना। बाल की खाल निकालना, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग जो बच्चे सेशन को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे उन्हें ये सब क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि मैम ये सब क्वेश्चन बता चुकी है। वाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन सी छिद्रान्वेषण करना और ऑप्शन डी उद्देश्य को प्राप्त करना, है ना। बाल की खाल निकालना, सोचो बाल तो इतना पतला होता है उसका भी खाल निकाल देना, है ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जी हाँ, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। छिद्रान्वेषण करना, है ना। एकदम जरा जरा सा उसको खोज करना, है ना जी। एक एक पार्ट के इसके बारे में जानना, है ना। उसके बारे में एकदम कह सकते हैं कि एकदम छोटा से छोटा जानकारी प्राप्त करना, ये क्या होता है? वाल की खाल निकालना, है ना। क्लियर है? छिद्रा अन्वेषण करना, है ना। एकदम बारीकी रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, रूढ़ शब्द का उदाहरण है ना। रूढ़ शब्द का उदाहरण है ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी लोटा डोरी, ऑप्शन डी राजपुत्र। बताइए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं बच्चों, कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। लेकिन यहाँ पे रूढ़ पड़ रहा होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रूढ़ शब्द क्या है भाई, रूढ़ शब्द क्या है बताओ। बताइए बच्चों, रूढ़ शब्द का उदाहरण यहाँ पे क्या होगा, है ना। रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होगा? पंकज, कमल, लोटा और डोरी, है ना। बच्चों आप लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा होगा, है ना, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन यहाँ पे बच्चों रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्लियर है? तो उसी में से पूछ रहा है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं मैं इसका डिफिनीशन बता देती हूँ, है ना। इसके बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाओ। रूढ़ शब्द बे शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जिन्हें तोड़ने पर, है ना, जिन्हें टुकड़े टुकड़े करने पर, है ना, जिन्हें अलग अलग बांटने पर, है ना, कोई भी खंड सार्थक ना हो। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लिया जाए कोई शब्द है, उसको हम लोग तोड़ते हैं, है ना, और प्रत्येक खंड का कोई सार्थक अर्थ ना निकले, है ना, कोई भी खंड का अर्थ सही ना निकले, तो वो शब्द रूढ़ कहलाता है। अब बताओ, यहाँ चार शब्द दिए हुए हैं, कौन ऐसा शब्द है जिसको हम तोड़ेंगे तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सही अर्थ नहीं निकलेगा? जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। चलिए, मैं इसका मतलब है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोग समझ रहे हो। जी बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल, है ना। वो कमल इसलिए होगा बच्चों क्योंकि जब हम कमल को तोड़ते हैं, है ना, तो बस ऐसे टूटता है, क धन म धन ल, बस। अब बताओ, इसका कोई भी खंड सार्थक है? ये तो मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया है, और यदि मैं इसका शब्द विच्छेद करूं तो कैसे मैं तोड़ूं? क जोड़ मल, ऐसे तोड़ूं मैं? ऐसे तोड़ूं? नहीं, ऐसे नहीं टूटेगा। ये जब भी टूटेगा तो ऐसे ही टूटेगा, है ना। और इसका कोई भी खंड सार्थक नहीं बच्चों। लेकिन पंख का देखिए, पन जोड़, है ना, पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है बच्चों? कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना। पंख जोड़ जा, पंख मतलब कीचड़ होता है बच्चों, और सॉरी, और जा मतलब जन्म लेने वाला। क्लियर है? कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये दोनों खंड इसका सार्थक हो गया बच्चों, है ना। लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी, है ना, लोटा और डोरी, लोटा का भी एक अर्थ है, डोरी का भी एक अर्थ है। राजपुत्री, राज का भी अर्थ है राजा, पुत्री का तो बेटी अर्थ है ही। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम कमल को तोड़ रहे हैं तो कोई भी इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए रूढ़ जो है बच्चों, यहाँ पे रूढ़ शब्द कौन होगा? कमल होगा। नाक, आँख, हाथ, मुंह, ये सारे शब्द बच्चों रूढ़ हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? रूढ़ हैं। क्लियर है? हैं? कमल, हसन, नयन, पवन, ये सारे शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं, जिनको तोड़ने पर कोई खंड सार्थक ना हो। क्लियर है बच्चों? मैं आगे बढ़ती हूँ।
विजयदशमी, प्रश्न संख्या 11, विजयदशमी कौन सा संज्ञा है? विजयदशमी, विजयदशमी। ऑप्शन ए त्योहारवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी धर्मवाचक। बताओ भाई। विजय, आप लोग तो होनहार बच्चे हो। त्योहारवाचक कोई संज्ञा है ही नहीं, तो कट गया ऐसे ही। धर्मवाचक कोई संज्ञा है ही नहीं, ऐसे ही कट गया। अब बचा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, है ना। आप बताओ ये दोनों में क्या होगा? ये जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा? बताओ आप लोग। बच्चों ये जो है व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका क्या कारण है पहले देख लो, है ना। देखिए, विजयदशमी जो है बच्चों किसी खास त्योहार का नाम है ना। किसी खास त्योहार का नाम है। तो हम लोग तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े ही हैं कि किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के भाव को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जबकि जातिवाचक तो भाई क्या हो जाता है कि जिससे पूरी जाति का बोध हो। लेकिन विजयदशमी से क्या पूरे त्योहार का बोध हो रहा है? नहीं, विजयदशमी से सिर्फ एक त्योहार, है ना, दुर्गा पूजा का बोध हो रहा है। इसलिए क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? चलो, हाँ जी, आप लोगों में से बहुत का जवाब सही आया है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है ना, फेंक कर चलाया जाता है मतलब हाथ में तो रहता है पहले, लेकिन मारने के समय वो क्या है जी? फेंक कर चलाया जाता है ना। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अस्त्र, ऑप्शन बी शस्त्र, ऑप्शन सी वाहन, ऑप्शन डी चक्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अस्त्र कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्त्र, है ना। अस्त्र बच्चों इस तरह से लिखा था, यहाँ पे अस्त्र गलत लिखा हुआ है। दंत स और तरा, है ना। दंत स तरा संयुक्त अस्त्र, है ना। अस्त्र का मैं उदाहरण दे देती हूँ बच्चों। अस्त्र का उदाहरण होगा धनुष, सॉरी धनुष नहीं, बाण, मतलब वही धनुष बाण, तीर कमान जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अस्त्र का उदाहरण है ना। और बच्चों और क्या होगा? और जी होगा बच्चों चक्र, है ना। चक्र को भी हम लोग ऐसे फेंक के चलाते हैं, है ना। भाला होगा, भाला होगा ना। भाला को हम लोग फेंक कर चलाया जाता है, भाला को हाथ में नहीं रखा जाता है। और बच्चों इसी का अगर अपोजिट ले लिया जाए कि वह हथियार जो हाथों में पकड़ कर चलाया जाता है, जो हाथों से पकड़ कर चलाया जाता है, अगर वो कह दे तो क्या होगा बच्चों? शस्त्र होगा, है ना। ये हाथों में हाथों से पकड़ कर चलाया जाता है, हाथों से पकड़ के चलाया जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है बच्चों, अलग अलग टाइप में, अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछ चुका है। हाथों से पकड़ कर चलाया जाता है, ये क्या है? ये शस्त्र है बच्चों, है ना। समझ में आया? शस्त्र, शस्त्र में आ जाएगा सबसे पहला शस्त्र तलवार, है ना बच्चों, तलवार। और क्या आएगा? और आप लोग बताना क्या आएगा जो, है ना। चाकू आ जाएगा, हाँ जी चाकू, कटार। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गदा आएगा, गदा, हनुमान जी का गदा। प्रश्न संख्या 13, निम्न में आदित्य का समानार्थी शब्द है। आदित्य, आप लोग में से किसी का आदित्य नाम है क्या? तो बताओ आदित्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी भूधर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आदित्य का समानार्थी शब्द। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आदित्य जो है बच्चों सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य किसका पर्यायवाची है बच्चों? सूर्य का पर्यायवाची है। क्लियर है? अच्छा, राजा का पर्यायवाची आप लोग बताओ चलो। मैं बता देती हूँ एक एक, ताकि आप लोग ध्यान रखो। नीर्प, भोज, राज्ञा, सम्राट, है ना। अब मैं बोल देती हूँ, तुम लोग लिख लो। क्लियर है? भूधर का बच्चों पहाड़, पर्वत, शैल, अंचल, महीधर। क्लियर है? चंद्र का बच्चों शशि, राकेश, भूषण, कलाधर। लिख लिए आप लोग?
शशि, राकेश, भूषण, कलाधर। किसी का नाम रहता है शशि भूषण, है ना, दो दो चांद अपने नाम में रखता है। लो, क्या आप लोग में से है किसी का नाम शशि भूषण? और आदित्य का बच्चों सूर्य होता है। सूर्य का तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्न में से कौन आनंद का समानार्थी शब्द है? नहीं है, सॉरी, आनंद का समानार्थी नहीं है। आनंद, आनंद किसको बोलते हैं बच्चों? हर्ष, उल्लास, है ना, आनंद। जब हमें खुशी होती है तो मन में एक भाव छाता है, उसे बोलते हैं आनंद, है ना। तो निम्न में से कौन आनंद का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी आह्लाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी कामना। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कामना। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कामना। क्योंकि हर्ष, आह्लाद और उल्लास ये तीनों जो हैं आनंद के पर्यायवाची हैं। क्लियर है? जबकि कामना जो है बच्चों ये आनंद का समानार्थी नहीं है। तो कामना का समानार्थी शब्द क्या क्या होगा बच्चों? इच्छा, है ना, अभिलाषा, चाह, स्पृहा। क्लियर है? इच्छा, अभिलाषा, चाह, स्पृहा ये सब क्या होगा? कामना का पर्यायवाची है। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों हमारा अंतिम और प्रश्न संख्या 15। क से म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। क से म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे वर्ण होगा बच्चों, ये बाण लिख दिया है, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, है ना। क से म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ई है बच्चों स्पर्श वर्ण, ऑप्शन बी है ऊष्म वर्ण, ऑप्शन सी है अंतस्थ और ऑप्शन डी है अयोगवाह, है ना। पहले आप जान लो बच्चों कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया है ना, एक स्वर और एक व्यंजन, है ना। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। जो कि प्लुत जो है बच्चों संस्कृत में यूज होता है ज़्यादातर, इसलिए उसको हिंदी में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर के भेद हैं, तो उस समय आपको ऑप्शन तीनों मारना पड़ेगा, ह्रस्व, दीर्घ, ये दोनों या तीनों, इस तरह से रहता है। तो इसलिए इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे ना। जबकि आप बात कख गघ से लेकर के यरा लव तक में आती है बच्चों, ये सारे व्यंजन वर्ण में आते हैं, है ना। ये किस में आते हैं? व्यंजन वर्ण में आते हैं। और व्यंजन वर्ण के बच्चों तीन भेद होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों स्पर्श, दूसरा होता है बच्चों ऊष्म और तीसरा होता है अंतस्थ। क्लियर है? व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो देखिए व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 33 होती है। क से लेकर के माँ तक करके, यानी कि 25, क से लेकर के माँ तक करके 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, है ना। य, र, ल और व, ये चार जो है बच्चों अंतस्थ होते हैं, है ना। अब व के बाद आ जाए यहाँ पे तालब सा, मूर्धन सा और दंत सा और हा, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी कि 25, 4, 29 और 4, 33, ये टोटल 33 हो गया बच्चों, है ना। अब याद कैसे रखेंगे? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन कि जब हम बोलते हैं, है ना, कोई वर्ण को बोलते हैं और उस समय हमारा जीभ जो है मुख के किसी भी भाग में स्पर्श कर जाए, स्पर्श मतलब मुख के किसी भाग को छू ले, तो वो हो गया स्पर्श व्यंजन। समझ में आ रहा है ना। उसमें व्यंजन में क्या कहता है कि जब हम उसमें व्यंजन को बोलते हैं ना, तो हमारे मुख में जो है बहुत रगड़ उत्पन्न होता है, जिससे गर्म हवा निकलती है। समझ में आया? अब सा को बोल के देखो, श, नहीं लगता है थोड़ा एकदम प्रेस दे करके बोल रहे हैं, जोर दे के बोल रहे हैं, है ना। अंतस्थ में, अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है बच्चों इस समय मुंह आधा खुला रहता है ना। इसमें जो है स्वर की मात्रा मिली हुई रहती है, कुछ हद तक स्वर की मात्रा मिली हुई रहती है अंतस्थ में, है ना। तो य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है? तो क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहा जाएगा बच्चों? स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। क्लियर है? आप लोग को स्पर्श भी समझ में आ गया होगा, उसमें भी समझ में आ गया होगा। स्पर्श की संख्या टोटल 25, उसमें की 4 और अंतस्थ की भी 4, टोटल हो गया कितना बच्चों? 33। अयोगवाह क्या है बच्चों?
अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आ का मतलब होता है बच्चों अलग से, योग का मतलब होता है जोड़ना, और बाह का मतलब बाहर, है ना। अगर किसी वर्ण के ऊपर, है ना, हम बाहर से किसी को जोड़ रहे हैं तो क्या कहलाता है? अयोगवाह कहलाता है। अब देखो कहीं पे क लिखल है, उस पर ऊपर हम अनुस्वार लगा दिए तो ये कन बन गया, तो ये बाहर से ना लगाएं बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु भी होता है ना। हम बताएंगे कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। अनुनासिक होता है, निरानुनासिक होता है बच्चों, है ना। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है बच्चों। आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करना, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना कि मैम ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये कैसे होगा। क्लियर है बच्चों? मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर हूँ। चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। क्लास ओवर होती है हमारी।